नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ITITO में आए हुए क्वेश्चन है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये 18 दिसंबर 2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इससे पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? भोपाल, देवास, इंदौर या ग्वालियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देवास। ओके। कभी भी आपसे करेंसी प्रिंटिंग प्रेस अगर आपसे पूछा जाए तो देवास में याद रख लेना। लेकिन अगर आपसे सिक्योरिटी पेपर मिल अगर आपसे पूछा जाए तो ये मिल कहाँ पर है? ये है होशंगाबाद। होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया है। तो नर्मदापुरम लिखा मिल सकता है आपको, नर्मदापुरम। ओके, तो याद रख लेना है। करेंसी प्रिंटिंग पेज पूछा जाए तो देवास में, लेकिन अगर आपसे सिक्योरिटी होशंगाबाद में। देखिए, याद आप कैसे रख सकते हो अगर दोनों में कंफ्यूज हो? तो सिक्योरिटी की बात की जा रही है यहाँ पर, और अगर आपको कहीं भी सिक्योरिटी करनी है या कोई भी सिक्योरिटी करता है तो होश में रह के करना रहता है। तो होश से क्या हो जाएगा? होशंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रख लेना है। वैसे अगर आपसे करंट अफेयर्स से देवास में जो स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 से बात की जाए 1976 के दौरान जो है वो इसकी हुई थी। लेकिन उससे पहले जो है वो होशंगाबाद में हो गई थी, 1967 की बात है। ओके, तो वहां पर जो है वो सिक्योरिटी पेपर मिल की जो है होशंगाबाद में स्टेब्लिश कर दी गई थी। आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बहुत सारे जो उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि जो मंडीदीप है, मंडीदीप ये कहाँ पर है, किस जिले में पड़ता है? तो याद रख लेना है, ये रायसेन में पड़ता है। ठीक है। पीथमपुर हो गया, पीथमपुर, ये किस में? ये धार में पड़ता है। मालनपुर हो गया, मालनपुर। ठीक है, मालनपुर जो कि भिंड जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है ये? मालन, ये भिंड जिले में पड़ता है। ठीक है, बामौर पूछा जाए कि बामौर ये कहाँ पर है औद्योगिक क्षेत्र, तो मुरैना याद रख लेना है, मुरैना हो गया। ठीक है, मेघनगर पूछा जाए तो झाबुआ याद रख लेना है, झाबुआ में है। ठीक है, पीलू खेड़ा पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? शाजापुर में याद रख लेना है, पीलू खेड़ा। ठीक है, पीलू खेड़ा शाजापुर में, राजगढ़ में, राजगढ़। ठीक है, राजगढ़ में, राजगढ़, पीलू खेड़ा राजगढ़, राज अरे राजगढ़ में। ओके, तो ये मोस्टली जो है वो आपको याद रख लेना है, जो कि पूछ लिया जाता है। तो और भी बहुत सारे हैं, आपको सबको रिवीजन करते हुए चलना है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देवास हो जाएगा, जो कि करंट सी प्रिंटिंग प्रेस के लिए जाना जाता है। लेकिन सिक्योरिटी पेपर में पूछा जाए तो होशंगाबाद याद रख लेना है, होशंगाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है कि क्या होगी? ओके, देखिए, यूनेस्को की फुल फॉर्म, यूनेस्को आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। मध्य प्रदेश में। यूनेस्को साइट्स कितनी है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, देखिए ऑप्शन है यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन इलेक्ट्रिकल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, बाकी तो सब सही लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल नहीं है, यहाँ पर एजुकेशनल होना चाहिए। अगला देखते हैं, यूनाइटेड नेशन इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर भी आ गया, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर भी लिखो। ये तो बहुत आसान से ऑप्शन दे दिया, आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, तो पेरिस में है, फ्रांस। ठीक है, और जो कि यहाँ पर अभी ओलंपिक भी हुए,
वही बात की जाए तो जो भारत में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है वर्तमान में, तो 43 है। 43वीं जो कौन सी है, अयोम टीला करके जाना जाता है, जो कि आसाम में है, जो कि 43वीं साइट्स है। और मध्य प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश में तो अभी 3 ही है, जो कि खजुराहो के मंदिर हो गए, खजुराहो के मंदिर, और सांची स्तूप और भीम बेटिका की गुफाएं। यूनेस्को को खजुराहो में जो है वो कब शामिल किया गया था, यूनेस्को में 1986 में, सांची स्तूप 1989 में, और 2003 में जो है वो भीमबेटका जो है वो शामिल किए गए। तो ये डेट याद रख लेना है। और खजुराहो के मंदिर जो है कहाँ पर है, ये छतरपुर में है, छतरपुर में है। बाकी ये दोनों तो रायसेन में सांची के स्तूप और भीमबेटका, तो याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में भगवान शिव को समर्पित प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, मंदसौर, होशंगाबाद, बुरहानपुर, या बात की जाए सीहोर में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मंदसौर में है। ठीक है, तो पशुपतिनाथ के जो मंदिर है वहाँ का जो शिवलिंग है, ठीक है, शिवलिंग है वो कितने मुख का है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके मुख जो है वो 8 हैं, जैसे कि 2 यहाँ पर है, एक ऊपर एक नीचे, इसी तरीके से राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और पीछे की साइड, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसको अष्टमुखी शिवलिंग भी कहा जाता है, शिवलिंग कहा जाता है। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अष्टमुखी शिवलिंग जो है वो कहाँ पर स्थित है, क्योंकि पशुपतिनाथ के मंदिर जो है कहा जाता है, तो ये मंदसौर में है। नेपाल में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है उससे इसकी कल्पना की जाती है। और मंदसौर जो है किस नदी के किनारे है, तो शिवना नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी पूछ लिया जाता है। मंदसौर को जो रावण था श्रीलंका का या लंका का, तो उसकी ससुराल है, रावण की जो है ससुराल मंदसौर है, क्योंकि जो मंदोदरी थी, रावण की पत्नी मंदोदरी, वो यहीं पर इनका जन्म हुआ था, तो उन्हीं के नाम पर मंदसौर रखा गया था। दरअसल मंदोदरी के नाम पर ही मंदसौर रखा गया था। तो रावण की ससुराल है। और मंदसौर को दसपुर के नाम से भी जाना जाता है, मंदसौर को दसपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रख लेना है। यहाँ पर अफीम बहुत होती है, अफीम उत्पादक जिला है ये, अफीम उत्पादक जिला है, तो ये भी याद रख लेना है। और जो गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, वो भी मंदसौर में देखने को मिलता है। तो ये मंदसौर के बारे में आपको सारी जानकारी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार को जो है वो कितने रुपए जो है दिए जाते हैं, धनराशि दी जाती है देखभाल के लिए, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख या 3 लाख। तो आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, 5 लाख जो है वो दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, तब तक मैं जस्ट अभी आ रहा हूं। ओके, तो यहां पर देखिए, सब सही है। चलो इसका आंसर बताना है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। तो ये कहां पर है, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मुंबई। तो ये है मुंबई में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कितनी AQI कैटेगरी है? AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। जो एयर की क्वालिटी रहती है उसकी गणना की जाती है, और इसके तहत जो है वो 6 कैटेगरीज देखी जाती हैं। 6 कैटेगरी में पुअर रहता है, वेरी पुअर जो एयर क्वालिटी रहती है, ठीक है, तो वो रहती है, सपोर्टेबल रहती है। तो ऐसे करके जो है वो कैटेगरी रहती है। पॉल्यूटेड हो गई, गुड हो गई, सेटिस्फैक्ट्री हो गई। तो ये सब चीजें जो है वो 6 कैटेगरी देखी जाती है, जो कि भारत में
AQI श्रेणियों के तहत देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट डज TSH स्टैंड फॉर? TSH के लिए क्या खड़ा है? अब देखिए ये हिंदी इन्होंने ऐसे कर दी है, तो इसका हमें सीधा सीधा सा फुल फॉर्म पूछा गया है। ओके, फुल फॉर्म देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा। अपना साइंस पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी पढ़ी हुई है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इसको कहा जाता है। TSH का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्राकृतिक रबर जो है वो क्या होता है? प्राकृतिक बहुलक जिसे हम बोलते हैं, तो उसका नाम पूछा है आइसोप्रीन, स्टायरीन, विनाइल एसिटिड या प्रोपेन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन जो रहता है उसको हम प्राकृतिक रबर कहते हैं या प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। ठीक है, नेचुरल बहुलक भी बोल देते हैं, नेचुरल रबर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक पारिस्थितिकी की तंत्र में बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं क्या, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं या डीकम्पोजर होते हैं? देखिए प्रोड्यूसर कौन रहता है? प्रोड्यूसर जैसे जो हरे पत्ते हो गए, ठीक है ना, तो जो अपने आप ही प्रोड्यूस करते हैं, उन पर किसी के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं रहता। भाई सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए। और प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? अपन जैसे लोग हो गए, जैसे कि अपन तो जो है वो दोनों चीजें खा लेते हैं। इंसान तो अब तो कुछ भी खा लेता है, लेकिन जैसे बकरी हो गई, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाते हैं जो मांस मदरा वाला खाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। और डिकम्पोजर होते हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं बॉडी को, अपघटक जिसे हम बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो रहते हैं वो अपघटक के अंतर्गत आते हैं, इन सब के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः गैस के संचय के कारण होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। भाई पूरे वातावरण में देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत फैल रहा है कि वाहन चल रहे हैं, पेड़ काट जा रहे हैं, पेड़ लगाए तो नहीं रहे हैं, पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं, तो उससे क्या प्रदूषण बढ़ रहा है, वो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी CO2 भी आपको लिखा मिल सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। देखिए इसमें कौन कौन सी गैस आती है? मीथेन आती है, N2O आती है, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड क्या रहती है? लाफिंग गैस जिसे हम बोलते हैं। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं समझना है, ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड होगा, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, और CO2 हो गया। तो मेनली जो है वो ये आपको याद रख लेना है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लैन प्रबंधन सॉफ्टवेयर का डैश भाग एक्सेस प्रतिबंधित करता है, उपयोगकर्ता की गतिविधियों और डेटा इत्यादि का रिकॉर्ड रखता है। चलो हिंदी में पढ़ लिया, अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। The dash portion of LAN management software restricted access, record user activity या audit data। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि LAN management software जो रहता है वो restricted रहता है कि आपका कोई रिकॉर्ड हो गया, कोई भी एक्टिविटीज हो गया, तो इसको जो है वो क्या काम करेगा, कौन सा पोर्शन करेगा? लैन मैनेजमेंट का। तो लैन मैनेजमेंट का जो है वो या फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बोलेंगे, या सिक्योरिटी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या एक्शन मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हमें सिक्योरिटी की बात की जा रही है, स्ट्रिक्ट एक्सेस की बात की जा रही है, तो ये हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट करेगा। तो लैन मैनेजमेंट का जो पोर्शन रहेगा, क्या आंसर रहेगा? सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो ये काम करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से साइबर हमले का एक तरीका कौन सा है जो DNS प्रश्नों और प्रतिक्रियाओं में अन्य प्रोग्रामों प्रोटोकॉल के डेटा को एनकोड करता है? Which of the following is a method of cyber attack that encodes the data of the other program and protocol in DNS query and response? ठीक है, तो ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। तो देखिए DNS स्पूफिंग नहीं होगा, DNS टनलिंग होगा इसका आंसर। टनलिंग जो है वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा। जो कि जो साइबर हमले होते हैं, एक तरीका ये साइबर हमला ही होता है जो कि DNS के प्रश्न हो गए, प्रतिक्रिया हो गई और अन्य प्रोग्राम हो गए, डेटा हो गया, तो इनको इनकोड का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो साइबर
सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, साइबर हमले बहुत होने लगे हैं। और मेरे साथ ही जो है वो कल ही एक साइबर सिक्योरिटी से संबंधित या बात की जाए, आजकल पता ही है कि कॉल किस तरीके से जो है वो आते हैं, लोग अनजान कॉल आ जाएंगे और आपसे बोलेंगे कि ये हो गया वो हो गया। तो भाई मेरे साथ कल इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी है। क्योंकि मुझे पता है 7:15 के करीबन आया था कॉल और मेरी बात चली थी 10 बजे तक, समझ रहे हो। तो ये 1.5 घंटे के करीबन जो बात चली थी, उस 1.5 घंटे में क्या क्या हुआ था वो मैं आपको सारा बताऊंगा और मैं शेयर करूंगा, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है, हर किसी के लिए जानना जरूरी है। अगर आप मोबाइल चलाते हो, ठीक है, तो आपके साथ भी ये घटना हो सकती है, और पर आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मेरे साथ पहले तो सिम का बताया गया कि आप किस नाम से सिम चलाई जा रही है, थ्रेटिंग मैसेज किए जा रहे हैं लोगों को। फिर मेरे पास साइबर सिक्योरिटी के नाम पर जो है वो सीबीआई की इंक्वायरी बताई गई, एंड मनी लॉन्ड्रिंग का केस, फलाना ठिकाना, इतनी चीजें हुई थी। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वीडियो कॉल हो रही थी, फ्रॉड जो सामने था, फ्रॉड जो है वो पुलिस वाला था। तो ठीक है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को उस वीडियो को शेयर करना है जिससे आपको जानकारी हो, ठीक है। फिलहाल हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डीएनएस टनलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्टैग। फास्टैग में तकनीकी में इसमें से कौन सी यूज की जाती है? UWA, वाईफाई, NFC या RFID? RFID क्या होता है? ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो रहती है, यही फास्टैग में यूज होती है। जो चालान वगैरह जो कटते हैं, चालान की बात की जाए तो जैसे आप जो टोल लगे नहीं रहते, टोल, ठीक है, तो वो रहते हैं, तो वहां पर जो है वो आप फास्टैग यूज करते हो, आजकल फास्टैग ही यूज करते हैं। तो वहां पर जो मेथड यूज किया जाता है वो RFID का यूज किया जाता है, जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। NFC क्या होता है? ये नियर फील्ड, FEILD, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ट्रांसैक्शन के लिए यूज करते हैं मोस्टली। आपने अपने मोबाइल में भी, आजकल मोबाइल में ये सिस्टम आने लगा है NFC का, जिसमें हम कोई पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें जो है वो इसके थ्रू होती है। वाईफाई तो सभी को पता होगा, वायरलेस वैलिडिटी होता है, फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म रहता है। और ये जो रहता है UWB होता है अल्ट्रा वाइड बैंड, अल्ट्रा वाइड बैंड होता है ये। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की क्षमता डैश में मापी जाती है। तो ये किस में मापी जाती है? डैश में। देखिए, आपको पता है हार्ड डिस्क सभी को पता होता है, एक स्टोरेज डिवाइस रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज जिसे हम बोलते हैं। तो ये किसमें? जीबी में रहती है, कि भाई कितनी जीबी की आपकी हार्ड डिस्क है, जिसे गीगाबाइट्स बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक माउस में आमतौर पर कितने बटन पाए जाते हैं? तो कितने बटन, आपने पता है, आप माउस देखते हो, यहाँ पर क्या रहता है? स्क्रोलर रहता है जो गोल गोल घुमाने वाला। एक बटन इधर होता है, एक बटन इधर होता है। तो बटन कितने हैं? 2 ही हैं। ये स्क्रोल बार होता है, ये बटन नहीं होता है। तो इसका आपको याद रख लेना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट है। एक पासे की 3 स्थितियां दी हुई हैं और हमें बताना है कि जो 4 का विपरीत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराए हुए हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम इनमें कॉमन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बाकी और तो नहीं है। तो बस इसी ही दोनों से हमारा काम चल जाएगा। तो क्लॉकवाइज हम घूमेंगे। देखिए 3, 3 के बाद क्या? 1, 1 के बाद क्या? 2, फिर 3 के बाद यहाँ पर 4 है। तो इसको मैं यहाँ पर 3 ही लिखूंगा पहले। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था? 4 का विपरीत। तो 4 का विपरीत देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, लेकिन हमारा तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब इन दोनों से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो हमें फिर यहाँ पर दूसरा देखना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर आप देखोगे, इन दोनों में देख लो, इन दोनों में
इस वाले में और इस वाले में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, इसमें 5 3 4 है, इसमें 1 2 6, तो इन दोनों में कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन इसमें आप देखोगे हमारे 2 कॉमन आ रहे हैं पर ये क्वेश्चन पर गलत होना चाहिए। एक पासे की 3 स्थितियां दी हुई हैं, ठीक है, और उनके आधार पर आपको पासे का 4 का विपरीत कौन सा होगा। एक बार मैं फिर से यहाँ पर देख लेता हूँ, 3 1 2, फिर 3 4 5, तो यहाँ पर तो 6 आएगा, तो 3 का 6, 1 4 का 1 और 5 का 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। ये गलत ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर यहाँ पर 1 आएगा। 4 का विपरीत जो होगा वो 1 आएगा, ना कि और कोई आंसर, क्योंकि यहाँ पर अगर इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों में कॉमन ही नहीं दिया हुआ है। इन दोनों में देखोगे यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर भी 1 2 दिया है, तो 2 कॉमन दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन ही शायद गलत है। यहाँ पर आंसर जो आएगा वो 1 आएगा, 4 का विपरीत जो रहेगा वो 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये पेपर है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है और आसान रहते हैं। एक पेपर है इस तरीके से, ठीक है, इसको हमने क्या किया है, बीच से फोल्ड कर दिया है, तो मैंने इस तरफ इसको फोल्ड कर दिया, तो ये कैसा बन जाएगा, अब ये ऐसा बन जाएगा पूरा, जाहिर सी बात है त्रिभुज टाइप का, त्रिभुज टाइप का बन गया। अब क्या किया है, अब इस तरफ से भी मोड़ दिया है, यानी यहां से भी मोड़ दिया है, तो ये इतना सा बचेगा कोना, तो ये हमने इतना सा कर दिया। अब आप समझिए, ये कर दिए, एक कट यहाँ पे लगाया है, एक कट यहाँ पे लगाया हुआ है, ये स्क्वायर टाइप का। अब इसको खोलोगे आप, तो जाहिर सी बात है ये पहले इधर खोलोगे, तो यहाँ पर ये वाली लाइन है, तो ये इधर आ जाएगी, और यहाँ पर एक इधर आ जाएगा, और ये 2 था वो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये पूरा यहाँ पर सर्कल बन जाएगा। जब आप दूसरा खोलोगे तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर होगा, यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, और एक यहाँ पर होगा, तो मतलब आप समझ रहे हो, इस तरीके से बनेगा। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर तो एक ही है, 2 चाहिए, तो ये हमारा हो सकता है ये वाला, और पर यहाँ पर देखिए ये थोड़ा गलत हो गया, ये वाला देखिए, ये दोनों ऊपर नीचे है, जबकि ये साइड में होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ से इसे कट करोगे तो ये इस तरीके से होगा, ना कि यहाँ पर ऊपर बनेगा, है ना। चलिए आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए विकल्पों के उचित जो है वो अनुक्रमण बताएं। तो देख लेते हैं, देखिए पहले सबसे पहले सेकंड आता है तो 1 आ जाएगा, सेकंड बाद मिनट आएगा तो 4, और मिनट के बाद घंटा यानी आवर्स यानी 2, घंटे के बाद दिन 3, और लास्ट में मंथ आ जाएगा। 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5, आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। एंड आप लोगों को क्लास पसंद आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो, जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे एग्जाम आना है। अभी तो चलो ITIT है, ग्रुप 4 हो गया, ASI हो गया, और वन रक्षक हो गया, और अन्य भर्तियां भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी वहां पर, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो लोग ITIT की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज्यादातर टेक्निकल पर फोकस करना, और 25 नंबर का जो मैं करा रहा हूँ, इनमें से आपको कम से कम 20 प्लस मार्क्स यानी 20-22 के करीबन जो है वो मार्क्स लाना है अच्छे से, समझ रहे हो। और टेक्निकल में कम से कम आपको 70 के करीबन लाना है। 5 4 5 6 क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि आपको चाहिए 85 प्लस। तो अगर आपको यहाँ पर 65 नंबर भी आते हैं तो 87 के करीबन जो है वो हो रहा है, तो इतना स्कोर करना ही करना है, मतलब 85 प्लस आपको नंबर लाना ही लाना है, तब आपका जो है वो सिलेक्शन, मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा, वरना आप भूल जाइए। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कुछ भी हो सकता है, आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, तो वो अपन को रिस्क नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर का कोड हमें ये दिया हुआ है, तो हमें मेडिसिन का निकालना है, तो पहले हमें तो इसे डिकोड करना पड़ेगा, कंप्यूटर, और ये RFUVQNPC। तो मुझे कुछ चीजें तो समझ में आ रही है, देखिए C का C हो रहा है, R का R हो रहा है, O के बाद क्या आता है, P आता है, E के बाद F आता है, M के बाद N आता है, T के बाद U, P के बाद Q, U के बाद V। तो मतलब ये क्रॉस करके जो है वो आखिरी के कैरेक्टर को सेम लिखा गया है, लेकिन बीच के जो है वो उनको +1 करके लिखा गया है। तो
मेडिसिन, मेडिसिन देखिए ई को हम एज इट इज लिखेंगे और एम को भी हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। तो ये वाले ऑप्शन तो गए, मतलब इन दोनों में से ही होगा। फिर एन, एन ओ आएगा इधर, ई के बाद एफ इधर आएगा, आई के बाद आई जे डी ई, आई हो गया, सी के बाद डी आएगा और आई के बाद जे आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा क्या हो गया, ई ओ जे डी जे ई एफ एम, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर। ओके, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेटल रंग, पेटल रंग, रिपोर्ट कार्ड, देखिए पेटल जो रहते हैं वो कलरफुल रहते हैं एक तरीके से देखा जाए, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में क्या रहेंगे, मार्क्स रहेंगे, सिलेबस रहेगा, होमवर्क रहेगा या अटेंडेंस रहेगी। तो भाई जो रिपोर्ट कार्ड रहता है वो आपका रिजल्ट बताता है, यानी मार्क्स बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आसान आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर हमें दिया हुआ है 47, तो संख्याएं क्या होगी। आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लो, 24 का स्क्वायर कर लो, 25 का स्क्वायर कर लो, दोनों को माइनस करोगे तो 47 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। मेथड में आपको बता दूं, जैसे कि मान लो प्राकृतिक संख्याएं दी है वो भी क्रमागत, तो जैसे x मानी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। तो इन दोनों का स्क्वायर करके मुझे माइनस करना है और किसके बराबर करना है, 47 के बराबर। x+1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 47 दिया हुआ है। तो इसको मैं ओपन करूंगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 47। तो ये यहाँ से कट जाएगा, ये देखिए 2x ये बचा है, प्लस का 1 है इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। अब हमें पता पड़ गया एक वैल्यू 23 है, तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी, 24 हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। 23 और 24 ऐसी संख्या होंगी जिनके वर्गों का योग अगर करोगे और माइनस कर दोगे उन दोनों संख्याओं को तो हमारा 47 आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, रूट में हमें दिया हुआ है 7 to 9 का 20% प्लस 450 का 20% मान निकालना है। तो ये किसका रूट होता है, 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का होता है। 20 प्लस 450 इंटू 20/100 इक्वल टू x मान लीजिए इसको। ये यहाँ से कट जाएगा, 45 दूनी 90, तो यही हो गया। ओके, और 27 दूनी 54 ये हो गया, पर ये पॉइंट में आएगा क्योंकि यहाँ पर ये 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, 95.4 आ जाएगा आंसर। 95.4 है कहीं, आंसर आ जाएगा इसका ये। नेक्स्ट, 4 संख्याएं हैं 1:2:3:4 में, उनका योग दिया हुआ है 160। पहली संख्या चौथी संख्या हमें बतानी ना, आसान सा है भाई। सभी संख्याओं का योग 160 है, तो इन संख्याओं को जोड़ लो, कितना है, 1 2 3 4, तो 4 और 3 7 8 9 10। 10 की वैल्यू 60 160 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 के बराबर हो जाएगी ना। अब हमें क्या दिया हुआ है, पहली और चौथी संख्या, पहली कौन सी है, 1 है और चौथी 4 है, तो इन दोनों का योग कितना होगा। तो इन दोनों का योग देखोगे 1 + 4 = 5। जब 1 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 5 यानी 80 हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राम x वर्ष का था तथा 3 वर्ष बाद उसकी शादी हो गई, तो इसकी उम्र क्या हो गई। वाह, क्या मजाक क्वेश्चन है भाई। आपकी शादी हुई, 30 साल हो गए आपकी शादी, और 3 वर्ष बाद आपकी कितनी उम्र हो जाएगी, 33 हो जाएगी। तो जहां सी बात है, x की था और 3 वर्ष बाद शादी हुई, तो 3 + x हो जाएगी, आंसर आ जाएगा इसका ये। ये तो बहुत ही रद्दड़ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति P से Q तक 40 किलोमीटर/आवर की गति करता है और P पर अपनी गति से 50% अधिक की वृद्धि से वापस आ जाता है, तो दोनों की यात्राओं के दौरान औसत हमें बतानी है कि कितनी है। भाई P ये है, Q ये,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करता है कितने से, 40 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन अब इसे वापस भी आता है, यहाँ पर ये क्यू लिखा है ना, ये क्यू होगा, यहाँ पर ये लिखा नहीं है, मिट गया। तो क्यू से वापस जाता है, लेकिन स्पीड क्या कर लेता है, 50% बढ़ा देता है। मतलब पहले 40 थी तो 50% बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है। तो कितनी हो जाएगी हमारी, 15 चौक 60 हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। बस अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2ab अपॉन a प्लस बी। और ये फॉर्मूला कब लगता है, जब डिस्टेंस समान होती है, दूरी समान होती है। क्योंकि आप देखिए दूरी नहीं बदली है, P से Q तक ही है, तो Q से P तक दोनों ही समान दूरी रहेंगी। तो हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, 40 60 इंटू 2 अपॉन में 100। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 चौक 48, आंसर आ जाएगा हमारा 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके आगे की शिफ्ट के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन जरूर कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।